नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पे। तो हम किस विषय में पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स के विषय में, मौलिक अधिकार के विषय में, जिसमें कि हमने समता के अधिकार के विषय में पढ़ा, स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में पढ़ा, फिर पढ़ा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके बारे में, और जो पिछले वीडियो था उसमें हमने बात किया था धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बारे में। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक में वर्णन किया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में जो अधिकार दिया गया है उसको कहते हैं संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। तो जो संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है उसका संबंध आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 से है। तो हम समझेंगे कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में किस तरह के अधिकार के विषय में कहा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 29 को। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए, जो आर्टिकल 29 है ना, आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं उनको किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश धर्म या संस्कृति के आधार पर यानी कि जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं, अल्पसंख्यक समूह के लोगों को शिक्षा संस्था में प्रवेश करने के लिए धर्म या संस्कृति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये चीज किसमें है? ये चीज है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं अल्पसंख्यक समूह के लोगों को शिक्षा संस्था में प्रवेश देने में ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस धर्म से है या किस संस्कृति से है। यानी कि शिक्षा संस्था में जब भी किसी व्यक्ति को प्रवेश देना हो तो वहां आपकी योग्यता देखा जाएगा, ना कि आपकी संस्कृति को देखा जाएगा और ना ही धर्म को देखा जाएगा। ये चीज किसमें है? ये है आर्टिकल 29 में। अब समझते हैं कि जो आर्टिकल 30 में किस तरह के अधिकार के विषय में कहा गया है। देखिए, जो अल्पसंख्यक समूह के लोग होते हैं उनकी अपनी संस्कृति होता है और वो लोग अपने संस्कृति को, अपने भाषा को संरक्षित करना चाहते हैं। इसका अधिकार दिया गया है किसमें? आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक समूह के लोगों को अपना शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण करने के लिए शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार, शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 30 में जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने संस्कृति के संरक्षण करने के लिए, अपने परंपरा को बनाए रखने के लिए वो अपने शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो अब बात यह आती है कि क्या शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यक समूह के लोगों को है? तो देखिए, जो शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार है वो अल्पसंख्यक समूह के लोगों को आर्टिकल 30 के द्वारा दिया गया है। ये बात सही है, पर इसमें ये नहीं लिखा गया है कि जो बहुसंख्यक समूह के लोग हैं उनको अपने शिक्षा संस्था स्थापित करने से वंचित किया जाएगा। और अगर हम भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 19 के बारे में पढ़े, जब हम आर्टिकल 19 को पढ़े थे
तो उनमें देखा था कि कई तरह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उनमें से एक स्वतंत्रता का अधिकार था अपने पसंद के व्यवसाय एवं पेशा चुनने का अधिकार। तो कोई व्यक्ति अगर शिक्षा से जुड़े हुए कोई व्यवसाय करना चाहता है, शिक्षा से जुड़े हुए कोई पेशा अपनाना चाहता है, तो उसको आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसके द्वारा तो अधिकार मिल ही जाता है। तो आर्टिकल 19 अल्पसंख्यक समूह के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए है, क्योंकि भारत एक विविधता का देश है और इस विविधता के देशों में जिन समूह की संख्या कम है उस समूह की संस्कृति को बचाए रखने के लिए उनके शिक्षा को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है कि उस समूह को ऐसे अधिकार मिले ताकि वो स्वयं अपने शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण कर सके और इस विविधता पूर्ण देश में अपने आप को अपना पहचान बनाए रख सके और वो समझे कि उस पर बहुसंख्यक आबादी के शिक्षा या संस्कृति या परंपरा को थोपा नहीं जा रहा है। इसलिए आर्टिकल 30 जरूरी है और ये जो अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं उनको अपनी शिक्षा संस्था एवं इस तरह की चीजें को स्थापना करने का अधिकार देता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हम बार बार अल्पसंख्यक समूह या अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में इस चीज की कोई परिभाषा नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले में अल्पसंख्यक समूह कौन होते हैं या अल्पसंख्यक समूह का निर्धारण किस तरीके से किया जा सकता है इस चीज को बताया है। तो हम यही समझते हैं, अल्पसंख्यक का निर्धारण, अल्पसंख्यक का निर्धारण कौन समूह अल्पसंख्यक समूह के अंदर आएगा, कौन समूह अल्पसंख्यक समूह के अंदर नहीं आएगा, इस चीज का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात बताए हैं। उसके आधार पर अल्पसंख्यक समूह का निर्धारण किया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो अल्पसंख्यक समूह का निर्धारण किया जाता है वो केवल और केवल धर्म एवं भाषा के आधार पर किया जाता है, या तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर। इन दो आधार पर ही अल्पसंख्यक समूह का निर्धारण किया जाता है कि कौन से धर्म को मानने वाले लोग या कौन से भाषा को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक है या नहीं है। इस चीज का निर्धारण केवल और केवल दो आधार पे होता है, एक तो धर्म और एक भाषा। इनमें दूसरी चीज जो देखा जाता है, इसमें देखा जाता है राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर इसमें राज्य की जनसंख्या देखा जाता है, न कि देश की जनसंख्या। देश की जनसंख्या नहीं देखा जाएगा कि देश में किसी समूह की जनसंख्या कितना है, इस चीज को नहीं देखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि किसी राज्य में उस समूह को मानने वाले जनसंख्या कितना है। और किसी भी राज्य में अगर किसी धार्मिक या भाषीय समूह के लोगों की संख्या 50% से कम है, अगर राज्य में जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50% से कम है, कुल जनसंख्या के 50% से कम है, तो वह समूह क्या कहलाएगा, वह समूह कहलाएगा अल्पसंख्यक समूह। तो अल्पसंख्यक समूह क्या होता है इसकी परिभाषा हमारे संविधान नहीं देता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आधार बताया है जिन आधार पर इस चीज का निर्धारण होता है कि कौन समूह या कौन समुदाय के लोग अल्पसंख्यक समूह हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बताया कि अल्पसंख्यक समूह का जो निर्धारण होगा वो दो आधार पे होगा, एक तो धर्म के आधार पर और दूसरा भाषा के आधार पर। दूसरी बात आती है कि उनकी जनसंख्या जब भी देखा जाएगा तो देश की जनसंख्या नहीं देखा जाएगा, बल्कि जिस राज्य में वो निवास करते हैं उस राज्य की जनसंख्या देखा जाएगा।
और तीसरी चीज, अगर किसी भी राज्य में कोई भी भाषीय समूह या धार्मिक समूह की आबादी 50% से कम है तो वो समूह क्या कहलाएगा? अल्पसंख्यक समूह कहलाएगा। जैसे कि अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या करीब 80% से भी ज्यादा है, पर वहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी कम है, तो त्रिपुरा में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय हुए। पर अन्य राज्यों में देखें तो अन्य राज्यों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा है, तो वो बहुसंख्यक कहलाते हैं, और बाकी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने आप में अल्पसंख्यक समूह कहलाते हैं। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का जो संबंध था वो अल्पसंख्यक समूह की संस्कृति एवं शिक्षा से संबंध था। आर्टिकल 32 जो है हमारे संविधान का, उसको कहा जाता है संवैधानिक, इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 तो हमने समझा, एक और आर्टिकल इसमें समझना है, वो है आर्टिकल 31, और ये इकलौता आर्टिकल है जो मूल संविधान में तो था, लेकिन जो हमारे संविधान में संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इसमें जो अधिकार दिया गया था, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, उसको पूरी तरीके से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 31 में संपत्ति से संबंधित अधिकार दिया गया था। जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। पर संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बना देने के कारण क्या होता था कि जब भी सरकार लोक कल्याण के लिए व्यक्ति से संपत्ति अधिग्रहण करता था तो फंडामेंटल राइट्स होने के कारण सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा किए गए कार्य को असंवैधानिक घोषित कर देता था। इसलिए सरकार को जब भी संपत्ति अधिग्रहण करना होता था तो जो हमारे पार्लियामेंट है उस वहां से एक कानून बनाना पड़ता था, और कई तरह की विवाद संपत्ति के अधिकार से जुड़े होने के कारण संपत्ति के अधिकार को जो 44वां संविधान संशोधन हुआ हमारे संविधान का, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, इसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा करके इसको एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया, इसको एक लीगल राइट्स बना दिया गया। देखिए हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1F में संपत्ति अर्जित करने के स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता के विषय में पढ़ चुके हैं, और संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी संपत्ति से जुड़ा हुआ अधिकार था। इसको भी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा करके एक विधिक अधिकार बता दिया गया है। और अब स्थिति यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 में दिया गया था, इसको आर्टिकल 300A के द्वारा एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, एक लीगल राइट्स बना दिया गया है। तो आर्टिकल 31 हमारे मूल संविधान में था, पर संपत्ति के अधिकार था, और संपत्ति के अधिकार होने की वजह से इस पर ढेर सारा विवाद होता था, क्योंकि सरकार जब भी लोक कल्याण के लिए, जैसे कि सड़क बनाने के लिए या रेलवे लाइन बनाने के लिए या कोई भी आधारभूत संरचना स्थापित करने के लिए जब व्यक्ति के संपत्ति को अधिग्रहण करता था, तो फंडामेंटल राइट्स होने के कारण सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक घोषित कर देता था। इस चीजों से बाहर निकलने के लिए हमारे संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, तो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से निकाल करके एक लीगल राइट्स बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। एक और फंडामेंटल राइट्स है
देखिए ये उसको कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। और संवैधानिक उपचार का अधिकार किसमें दिया गया है? वो दिया गया है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में अधिकार दिया गया है वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए बाकी की जो फंडामेंटल राइट्स है ये व्यक्ति को प्राप्त है, पर इस अधिकार को संरक्षण करने की जो शक्ति दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, वो आर्टिकल 32 के द्वारा दिया जाता है। इतने सारे फंडामेंटल राइट्स दे करके क्या फायदा, जब राज्य छीनना चाहे और छीन ले, पर कोई ऐसी अधिकार ना मिले व्यक्ति को ताकि वो अपने अधिकार के संरक्षण करने के लिए किसी संस्था के पास जा सके। तो आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण करने के लिए, यानी कि फंडामेंटल राइट को संरक्षण करने के लिए राज्य के विरुद्ध या व्यक्ति के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है। संवैधानिक उपचार के तहत क्या करता है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के लिए रीट जारी करता है। रीट यानी कि आदेश जारी करता है। आदेश जारी करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है, मौलिक अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 में, हमारे संविधान के भाग 3 में, इन सभी अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य के विरुद्ध या व्यक्ति के विरुद्ध रीट जारी करे, आदेश जारी करे। जब भी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचेगा और ये बताएगा, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेगा कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रीट। और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह के रीट जारी करने का अधिकार है। उनमें से पहला रीट जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रीट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वह है परमादेश। दूसरा रीट जो सुप्रीम कोर्ट के पास जारी करने का है वह है परमादेश, यानी कि मैंडमस। और तीसरा रीट जो जारी करता है वह है अधिकार परीक्षा। और चौथा रीट जो सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का शक्ति है उनको कहा जाता है प्रतिषेध। और जो लास्ट 5वां रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स लागू करने के लिए, उनको कहा जाता है उत्प्रेषण। तो किसी व्यक्ति या किसी संस्था के फंडामेंटल राइट्स संरक्षण करने की शक्ति किसको दिया गया है? हमारे सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट अपने इस शक्ति के कारण 5 तरह के रीट जारी करता है। वो रीट कौन कौन है? उनमें पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैबियस कॉर्पस। दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और 5वां रीट है उत्प्रेषण। हम इन सभी रीट के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे कि ये रीट किन आधार पर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और जब ये रीट जारी किया जाता है तो किस तरीके से व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को फिर से लागू किया जाता है जो किसी व्यक्ति या किसी राज्य ने छीना था। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।